तो ये मूवी स्टार्ट होती है यांग नाम के एक सोल्जर को दिखाते हुए, जो सेटलुक नाम के कबीले का एक मेंबर था। यहाँ पर यांग अपने दुश्मन कबीले के सरदार को मारने के लिए अकेला ही आया हुआ था, जो देखते ही देखते इन सोल्जर्स को एक झटके में ही मार देता है। उसके बाद वो उस कबीले के सरदार को भी मार देता है। खैर यहाँ पर इसे एक छोटी बच्ची भी दिखाई देती है, जो कि इसी कबीले के सरदार की थी। अब यांग इस छोटी बच्ची को भी मारने वाला था, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर यांग को उस पर बहुत ज्यादा तरस आता है और उसे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, जिसकी वजह से यांग उसे अपने साथ ही ले जाता है। यांग ये बात अच्छे से जानता था कि उसके अपने कबीले के लोग ही इस बच्ची को मार देंगे, क्योंकि वो दुश्मन कबीले के सरदार की बच्ची थी। अब जैसे ही यांग आगे बढ़ रहा था तो उसके अपने कबीले के सोल्जर्स ही उस बच्ची को मारने के लिए इस पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर यांग उस बच्ची को बचाने के लिए अपने कबीले के सोल्जर्स पर ही हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। इसके बाद यांग अपने दोस्त की तरफ निकल जाता है, जो कि अमेरिका के एक छोटे से शहर लॉर्ड में रहा करता था। लॉर्ड शहर में पहुंचने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर बहुत से घर टूटे पड़े हुए थे। यहाँ पहुंचने के बाद यांग की मुलाकात एक रोन नामी आदमी से होती है, जो कि बहुत ज्यादा नशे में था। तभी यहाँ पर एक एडबाल नाम का छोटा सा आदमी आता है, जिसे यांग अपने दोस्त की तस्वीर दिखाकर उसका एड्रेस पूछता है। एडबाल यांग को बताता है कि आपके दोस्त की डेथ तो तकरीबन 3 साल पहले ही हो चुकी थी। वो उससे ये भी बताता है कि आपका दोस्त यहाँ पर एक लॉन्ड्री चलाता था। जिसके बाद एडबाल यांग को उस लॉन्ड्री में ले जाता है। यहाँ पर यांग की मुलाकात एक लेन नामी लड़की से होती है, जो इस लॉन्ड्री को चलाती थी। यहाँ पर लेन यांग से पूछती है कि क्या तुम अकेले ही अपनी बेटी के साथ आए हो, जिस पर यांग लेन को बताता है कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, इस बच्ची के पेरेंट्स तो मर गए हैं। जो सुनकर लेन को बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है। लेन यांग से इस बच्ची का नाम पूछती है, लेकिन यांग को तो इसका नाम पता ही नहीं था, जिस पर लेन इस बच्ची का नाम अप्रैल रख देती है। इसके बाद लेन यांग से कहती है कि तुम इस लॉन्ड्री में रह सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ काम भी करवाना होगा। यांग से कहता है कि मुझे तो ये काम नहीं आता, लेकिन लेन उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें काम सिखा दूंगी। अगले दिन यांग उस लॉन्ड्री में बैठा था कि तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और उससे कपड़े देते हैं, साथ ही उसे बहुत बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर 8 बॉल आ जाता है और उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। 8 बॉल यांग को अपने साथ खाना खाने के लिए ले जाता है। रास्ते में यांग देखता है कि लेन अपना निशाना ठीक करने की प्रैक्टिस कर रही थी। खैर अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है, यांग को यहाँ पर रहने के तौर तरीके आने लगते हैं। वो लिन के साथ भी काम करवाता है और यहाँ के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इस बंजर जमीन पर बहुत खूबसूरत पौधे भी लगा देता है और आहिस्ता आहिस्ता इसके लगाए हुए पौधों पर बहुत खूबसूरत फूल भी आने लगते हैं। यहाँ के सभी लोग अप्रैल को भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन यांग जब 8 बॉल के साथ कार्ड्स खेल रहा था, तो वो लिन को एक बच्चे की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए देखता है। ये देखकर यांग 8 बॉल से पूछता है कि लिन किसकी कब्र पर फूल चढ़ा रही है, जिस पर 8 बॉल यांग को बताता है कि लिन जब 16 साल की थी तो यहाँ पर एक कोनल नाम का डाकू इस शहर में घुस जाता था और अपने साथियों के साथ यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारता था और उनका सामान लूट लेता था। उस डाकू की एक बहुत गंदी बात ये थी कि वो शहर की सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर लेता था और जिस लड़की के दांत खूबसूरत होते थे वो उस लड़की के साथ बहुत ज्यादती करता था। 8 बॉल यांग को बताता है कि उस दिन उस डाकू ने अपनी प्यास बुझाने के लिए लिन को चुना था। लिन के माँ बाप और उसके छोटे भाई को कर्नल ने पकड़ा हुआ था। जब वो कर्नल लिन के पास जाने की कोशिश करता है तो लिन मौका पाकर वहाँ पकते हुए खाने का गर्म तेल कर्नल के मुंह पर फेंक देती है। कर्नल को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लिन पर गोली चलाकर उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर लिन के फादर उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन कर्नल उन्हें गोली चलाकर वहीं पर मार देता है और इसी के साथ लिन की माँ और उसके छोटे भाई को भी मार देता है। इन सभी को मारने के बाद कर्नल यहाँ से चला जाता है। 8 बॉल यांग को बताता है कि जब हम लोग इन सभी को दफनाने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि लिन की सांसें अभी तक चल रही थी, जिसके बाद हम उसे घर ले आए और आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो गई। तभी से लिन ने ये बात ठान ली है कि वो कर्नल को मारेगी और अपनी फैमिली और जिन लड़कियों के साथ कर्नल ने ज्यादती की है उन सभी का बदला वो लेगी। कुछ देर बाद यांग देखता है कि लिन दोबारा से अपना निशाना ठीक करने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन अभी भी उसका निशाना ठीक जगह पर नहीं लग रहा था, जिस पर यांग लिन की आंखों पर पट्टी बांधकर खुद निशाने वाली जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और लिन से कहता है कि अपने टारगेट की मामूली से मामूली हरकत को भी सुनो और बहुत ध्यान से अपने टारगेट पर अटैक करो। उसके बाद लिन देखती है कि उसके सभी निशाने अपनी जगह पर परफेक्ट जाकर लगे थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और यांग के पास जाकर उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया भी अदा करती है, क्योंकि
कि जिस काम को करने की वो सालों से कोशिश कर रही थी वो काम यांग ने इसे मिनटों में ही सिखा दिया था। एक रात जब ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे तो लिन यांग से पूछती है कि तुम सैटलूट कबीले में क्यों शामिल हुए। तो यांग इसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो एक दिन मैं अपने डैड के साथ अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर एक गवर्नर आया था जिसने अपनी तलवार की धार चेक करने के लिए मेरे डैड की गर्दन ही उड़ा दी थी। और फिर उसी दिन से मैंने दुनिया का सबसे ताकतवर सोल्जर बनने का अहद कर लिया था। इसके बाद यांग लिन को अपनी तलवार भी दिखाता है जो कि यांग ने बिल्कुल सील की हुई थी। यहाँ पर यांग लिन को अप्रैल के बारे में भी सब कुछ सच बता देता है और इसे ये भी कहता है कि अगर मैंने इस तलवार को बाहर निकाला तो इस तलवार से मैंने जितने भी लोगों को मारा है उन सभी की रूहें रोने लगेंगी, जिनकी आवाजें सुनकर मेरे अपने कबीले के लोग ही अप्रैल को मारने के लिए मेरे पीछे आ जाएंगे। इसके बाद यांग लिन को काफी दिनों तक तलवार चलाना भी सिखा देता है। फिर कुछ दिन बाद क्रिसमस का दिन आ जाता है जिसे ये सभी लोग बहुत खुशी से मना रहे थे, लेकिन तभी वहाँ कर्नल अपने आदमी के साथ आकर यहाँ के लोगों पर जुल्म करने लगता है। वो लोग एक आदमी के सर पर पानी की बाल्टी रखकर उसे शूट करने लगते हैं। उसके बाद कर्नल उस आदमी के सर पर भरा हुआ ग्लास रखकर उसे शूट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉन आ जाता है और उस ग्लास में पड़ी हुई ड्रिंक को पी जाता है और इसी के साथ नशे की हालत में वो कर्नल का मजाक भी उड़ाने लगता है, जिससे कर्नल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो अपने एक आदमी से कहता है कि इसे घोड़े के पीछे बांधकर पूरे शहर का चक्कर लगवा कर आओ। इसके बाद कर्नल पूरे शहर की लड़कियों के दांत चेक करने लगता है। इसी दौरान इसे एक औरत के दांत साफ सुथरे और बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन वो औरत शादीशुदा थी, इसलिए कर्नल उसे उसके हस्बैंड के साथ ही गोली मार देता है। तभी उसकी नजर इनकी बच्चियों पर पड़ती है, तो तभी वो अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें नहलाकर मेरे पास ले आओ। लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों लड़कियों के बजाय लिन उसके पास आ जाती है और जब कर्नल के आदमी वहाँ से चले जाते हैं तो लिन आहिस्ता आहिस्ता अपना चाकू निकालकर कर्नल की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही वो उसे मारने वाली थी तो देखती है कि कर्नल पहले से ही उस पर गन पॉइंट करके खड़ा था। कर्नल उसे कहता है कि मुझे पहले ही पता था, तुम वो 16 साल पहले वाली ही लड़की हो। वहीं एट बाल यांग के पास भागता हुआ जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि लिन अकेले ही कर्नल को मारने के लिए चली गई है और अब आखिरकार यांग को लिन को बचाने के लिए अपनी तलवार खोलनी ही पड़ती है। और तभी इसके कबीले के सरदार को यांग के बारे में पता चल जाता है और वो बड़ी तेजी से अपने सोल्जर्स के साथ इसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं अब लिन को कर्नल के आदमी ने पकड़ रखा था और कर्नल लिन के पास जाने ही वाला था, लेकिन यांग यहाँ पर आकर सभी को अपनी तलवार से मार देता है। और जब वो कर्नल को मारने वाला था तो लिन यांग से कहती है कि रुको, इसे मैं ही मारूंगी, जिसका फायदा उठाकर कर्नल लिन के सहारे विंडो से नीचे गिर जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ से भागने लगता है। तभी लिन जोर से अपना चाकू फेंककर उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन ये देखते हैं कि ये कर्नल नहीं है। कर्नल इन्हें धोखा देकर यहाँ से भाग चुका था। इसके बाद यांग लिन को कहता है कि मेरी तलवार की सील टूट चुकी है, जिसकी वजह से मेरे कबीले के लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर किसी भी टाइम आ सकते हैं, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा, नहीं तो मेरी वजह से तुम सभी लोग मारे जाओगे। ये सुनकर एट बुल से कहता है कि अब कर्नल यहाँ से भाग चुका है और अब वो अपने दुगने साथी लेकर हमें मारने के लिए जरूर आएगा, और अगर तुम भी यहाँ से चले गए तो हम लोग कर्नल का कैसे मुकाबला करेंगे। तभी इनमें से एक आदमी बोलता है कि हम बिना हथियार कर्नल का कैसे मुकाबला करेंगे। तभी एट बार रोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके पास कुछ खास है। इसके बाद रोन सभी को उसकी वाइफ की कब्र खोदने को कहता है। उसकी कब्र से इन्हें बहुत से हथियार मिलते हैं जो कि रोन ने खुद छुपाए थे। असल में रोन की वाइफ ने मरते हुए इससे वादा लिया था कि वो कभी भी जिंदगी में हथियार नहीं चलाएगा, लेकिन अब मजबूरी में रोन को अपनी वाइफ से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो सभी लोग उन हथियारों को चलाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। अगले दिन वो देखते हैं कि कर्नल अपने बहुत से साथियों के साथ इनकी तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पर यांग अपनी तलवार निकालकर उन सभी के सामने खड़ा था। वहीं रोन एक ऊंची जगह पर उन पर निशाना ताने हुए खड़ा था। अब जैसे ही ये लोग शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो सरहद पर लगा हुआ एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कर्नल के काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और अब चारों तरफ धुआं फैल चुका था, जिसकी वजह से इन्हें कोई भी चीज नजर नहीं आती। तो रोन दूर से इन्हें मारने लगता है, जिस पर कर्नल रोन को मारने के लिए अपने आदमियों को टावर पर भेज देता है। लेकिन इससे पहले कि कर्नल के आदमी उस तक पहुंच पाते, रोन रस्सी के सहारे वहां से नीचे उतर आता है और तभी वहां पर रोन का लगाया हुआ एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से दोबारा से कर्नल के बहुत से साथी मारे जाते हैं। अब इसी बीच वहाँ पर सैटलूट का मास्टर वहाँ पर अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है। इसी के साथ यांग लिन और रेड बुल से कहता है कि तुम दोनों अप्रैल को लेकर किसी महफूज जगह पर चले जाओ। इसके बाद सैटलूट के लोग उन पर हमला कर देते हैं। वहीं शहर के लोग कर्नल के लोगों के साथ सैटलूट के लोगों पर हमला करने लगते हैं, लेकिन सैटलूट के लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे। वो अपनी तलवारों के साथ इन लोगों को काटने लगते हैं और अब उसके बाद सैटलूट के लोग अप्रैल को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं, जो देखकर यांग इन तीनों को बचाने के लिए इनके पीछे भागता है और इन तीनों को बचाने के लिए अपने ही कबीले के लोगों के साथ
साथ लड़ता है। ये देखकर यांग के कबीले का मास्टर इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद यांग और लिन अप्रैल को बचाने के लिए एक घर में दाखिल होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इसके कबीले के लोग आकर इससे लड़ने लगते हैं। ये देखकर लिन 8 बॉल को अप्रैल पकड़ा देती है और इसे कहती है कि इसे किसी सेफ जगह पर ले जाओ, और फिर खुद तलवार उठाती है और सैड फ्लूट के लोगों से लड़ने लगती है। अब वो दोनों सैड फ्लूट के लोगों को खत्म करके जब 8 बॉल की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि 8 बॉल बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था। 8 बॉल उसे बताता है कि कर्नल उससे अप्रैल छीन कर ले गया है, और इतना कहने के बाद वो दम तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल अप्रैल को उठाए हुए एक घर में दाखिल होता है और अपने साथियों को उसकी हिफाजत के लिए बाहर तैनात कर देता है। इसके बाद सैड फ्लूट के लोग इन्हें मारने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन कर्नल के लोग अपनी मशीन गन से इन सभी को मार देते हैं। अब इसके कुछ देर बाद यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तभी यांग यहाँ पर आता है और कर्नल के सभी साथियों को मार देता है। और जब वो रूम में जाता है तो देखता है कि कर्नल ने अपनी गन अप्रैल के माथे पर रखी हुई थी, और उसी वक्त कर्नल अपनी गन से उसे शूट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो गोली अप्रैल को लग पाती, यांग अपनी तलवार से उस गोली के 2 हिस्से कर देता है, और इसके बाद अप्रैल को कर्नल से छुड़वा लेता है। इसके बाद यांग लिन को मौका देता है। यहाँ पर लिन अपनी तलवार से कर्नल के पैर को काट देती है, और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो अपनी तलवार से उसे मार देती है। और अब जैसे ही ये दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सैड फ्लूट का मास्टर इनके सामने खड़ा होता है, जिसके बाद वो यांग से कहता है कि तुम्हें इस दुश्मन कबीले की बच्ची को अपने हाथों से मारना होगा। लेकिन ऐसा करने के बजाय वो अपने मास्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान काफी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन यांग यहाँ पर अपने मास्टर का गला काट देता है। मरने से पहले मास्टर यांग से कहता है कि तुम जहाँ पर भी जाओगे सैड फ्लूट के लोग अप्रैल को मारने के लिए तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। इसके बाद यांग लिन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम अप्रैल का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सैड फ्लूट के लोग सिर्फ मेरी तलवार की वजह से मेरा पीछा कर सकते हैं। इतना कहते हुए यांग इन सभी से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।